हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे आप और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो स्वागत है आपका रिकॉर्ड मेकर ऑफिशियल चैनल में। मैं प्रिंस सर आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर के आ गया हूं। और आज जो मेरा वीडियो नंबर है वो है 22। ठीक है, और 22 नंबर वीडियो है। हम 40 वीडियो का टारगेट बना के रखे हैं कि हम 40 वीडियो तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो 22वां वीडियो को आज मैं देखूंगा कि क्या होगा नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे अभी से 21 वीडियो तक। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीखे हैं और 22वां वीडियो में भी उम्मीद लगा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को, नई चीज़ों को सीखेंगे जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये आपको पता है कि SSGD का सीरीज चल रहा है और 40 दिनों का सीरीज है। और मैं बोला हूँ कि जो बच्चा 40 में 40 वीडियो देख लेगा, उसका नोट्स बना लेगा, रिविजन कर लेगा, तो उसका जीडी में 20 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। भाई बहुत सारे बच्चे पेपर दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं, है ना। अभी हाल में दिल्ली पुलिस का आंसर किया है तो बच्चे लोग भेजे थे 20 आउट ऑफ 20 मैथ्स में। वो बहुत आसान भी था, ये भी आसान होता है, आते रहता है सबका। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आगे। पहला क्वेश्चन पे, है ना, पहला क्वेश्चन पे चलते हैं लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा कि अविनाश विपिन से 11 गुना तीव्रता से एक मशीन बना सकता है। देखिए जी, अविनाश और विपिन से 100 दिन कम समय लेता है। अविनाश और विपिन व्यक्तिगत रूप से मशीन को कितने दिनों में बना सकते हैं, ये बात बताना है। मतलब अकेले अकेले कितने दिनों में बना सकते हैं ये बताना है। ठीक है, तो हमको पता है कि अविनाश जो है, एक मिनट, हाँ ठीक है, अविनाश विपिन से 11 गुना तीव्र से एक मशीन बना सकता है। यही बात आपको ध्यान सुना है। ठीक है, अविनाश विपिन, ठीक है, बोल रहा है कि विपिन अगर एक बनाएगा तो ये 11 बनाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बोल रहा है और विपिन से 100 दिन कम समय लेता है। बात समझिएगा हमारा, ये एफिशिएंसी का रेशियो है, ध्यान से देखिएगा। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, उल्टा होता है, 1:11 हो जाता है। ठीक है, तो यही बोला है कि अविनाश जो है विपिन से वो ये 10 यूनिट कम समय लेता है और 10 यूनिट का वैल्यू दे दिया है कितना, 100 दिन कम समय लेता है, यानी कि 10 यूनिट का वैल्यू कितना है, 100। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 10। एक यूनिट का वैल्यू हो गया 10, अर्थात बात समझिएगा, अविनाश जो है 10 दिनों में किसी काम को कर लेगा और विपिन जो है इसी काम को 110 दिनों में कर लेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 और 110 मेरा आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछता कि दोनों मिलकर के बताइए कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेता, तो आप चुपचाप क्या करते, 10 और 110 का एलसीएम निकालते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं 110 और ये देखते हैं 11 बार में, ये एक बार में, अर्थात 110/12 दिनों में दोनों मिलकर के काम कंप्लीट कर लेता है। कोई दिक्कत नहीं है आपको, मैं आगे चलूँ? चलिए, पहला क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, है ना। तो आप देखेंगे, टाइम देख सकते हैं अभी का कि कितना बज रहा है अभी, और 11:32 हो रहा है। ध्यान सुनिएगा, 11:32, है ना, रात के 11:32 में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। सो में आपको 6-7 बजे के आसपास अपलोड होता रहता है वीडियो, यानी उस समय आपको मिल जाता है ना, फाइनली 8-9 बजे के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट बात समझिएगा। अभी क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है आपका कि पंकज ने 2 बाइक खरीदी, पहली 24,000 रुपए में और दूसरी 20,000 रुपए में। उसके दोनों बाइक बेची, पहली 20% के लाभ पर बेची और दूसरी 30% की हानि पर बेची। कुल लाभ या हानि कितनी होगी? देखिए लैंग्वेज पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं आया, मैं समझा देता हूँ आपको कि लैंग्वेज है क्या। बोला है कि पंकज नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो 2 बाइक खरीदा है, ठीक है ना। एक खरीदा है 24,000 पे, एक खरीदा है 24,000 पे, दूसरा खरीदा है 20,000 पे, ठीक है, दूसरा खरीदा है 20,000 पे। ठीक है, इस बात को समझिए। वो बोला है कि पहला वाला पर वो दोनों को बेच दिया है, पहला वाला पे 20% का प्रॉफिट कमाया है। तो 20% का प्रॉफिट कमाएगा पहला वाला, बात समझिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 24 गुना 48, यानी कि ये आ जाएगा 4800 का ये प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे, बात समझिएगा मतलब। ठीक है, अब बोला है कि दूसरा वाला पे 30% का लॉस हो गया, तो 30% का लॉस हो जाएगा, तो यानी कि 20,000 का जब 30% निकालेंगे तो हम ये कितना हो जाएगा, 3 गुना 6, यानी कि 6,000 हो जाएगा। बात समझिएगा, 6,000 का यहाँ पे घाटा लग गया। भाई 4800 रुपये कमाया है और 6,000 का घाटा लग गया, पापा पीट के भगा देंगे। बात समझिएगा हमारा, ठीक है। कितना का लॉस करवा दिए हम, लॉस करवा दिए हम 1200 का, 1200 का लॉस करवा दिए। देखिए यहाँ पे लिखा है हानि हो गया 1200 रुपये का, ऑप्शन नंबर डाउन हो गया आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, पक्का। चलिए मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछता कि पहला विक्रय मूल्य क्या था, SP1 क्या था। SP1 कहने का मतलब है कि 24,000 रुपये पे जो बेचा गया था उसका SP1 बताइए।
तो हम क्या करते हैं कि 24,000 का जब 20% का छूट मिला था तो 80% निकाल देते हैं। ठीक है, अगर हमसे SP2 पूछता है, SP2 अगर पूछता है तो हम क्या करते हैं 20,000 का, वही 20,000 का हम कितना निकाल देते हैं 70% निकाल देते हैं। बात समझिएगा हमारा। अगर इनका रेशियो पूछता तो भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैं आगे चलूँ तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट मैं यही बता रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट आगे चलता हूँ। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 ये कहना चाहता है कि एक परीक्षा में नवीन ने लिखे ना, नवीन ने 21% अंक अर्जित किए, मतलब नवीन जो है 21% अंक लाया। ठीक है, और आगे क्या किया जाता है, और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण कहने का मतलब होता है कि वो फेल हो गया। ठीक है, 25 अंक और आता है तो ये पास हो जाता है। बात समझिएगा मैम। ठीक, ये 21% अंक आया और 25 अंक और आ जाता है तो ये पास हो जाता है। ठीक, आगे बोल रहा है यदि उसे 46% अंक मिलते हैं, अगर इसको 46% अंक मिलता है, ठीक है, तो वह पांच अंकों से अनुत्तीर्ण क्या होता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। ओ भाई, मतलब 46% अंक मिला है उसको, ठीक है, फिर भी वो 5 अंकों से फेल हो जाता है। अर्थात क्या कि 46% नंबर के साथ ही 5 नंबर इसको और चाहिए था। कितना नंबर और चाहिए था? 5 नंबर और चाहिए था। ठीक है, अब आगे बोल रहा है, सुनिएगा, आगे बोल रहा है तो परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं। देखिए भाई, ये सभी बातों हम बता देते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट जो है मैं बता देता हूँ। देखिए, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक है, पास और फेल वाला, तो क्या करिएगा, पहली बात याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन पास बराबर पास पे बन जाता है, पहली बात। ठीक है, ये ऐसा जब भी लाइन में जाए तो आप पास बराबर पास कर लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन मेरे ये कहने का मतलब होता है कि सबसे पहले आप समझिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि टोटल कितना नंबर है, पूर्णांक, टोटल पूर्णांक कितना बताइए, टोटल पूर्णांक। तो टोटल पूर्णांक जब हम निकालते हैं, टी से टोटल कर लेते हैं। ठीक है, जब हम टोटल पूर्णांक निकालते हैं तो ये आता है 100%। ठीक है, आपसे पूछता है कि मैक्सिमम मार्क्स कितना आ सकता है, तो मैक्सिमम मार्क्स भी 100% ही होता है। अगर आपसे पूछते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, तो मैक्सिमम मार्क्स आप कितना बताइएगा, 100% ही बताइएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, पासिंग प्रतिशत कभी कभी पूछता है, पासिंग प्रतिशत, पास प्रतिशत। ठीक है, फिर कभी कभी पूछता है कि पास अंक बताइए, कितना अंक पास, कितना अंक आ जाएगा तो वो पास हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन, बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है, इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं। मैं मिटा देता हूँ इन सभी बातों को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बैक करके। देखिए तो हमारा क्या है, हम कह सकते हैं कि सर ये 21% है, 46% है, परसेंट वाला को सही तरफ लाइए। तो सर 46 ज्यादा भारी है, ये 21% है। तो जो ज्यादा भारी है वो अपने आप को ज्यादा बलवान समझता है, वो चाहता है कि लोग उसके पास है। तो ये 46% है, तो इसको इधर लेके जाइए। तो 46 में से जब हम 21 घटाएंगे तो आ जाएगा 25%। ठीक है, और इधर ये आएगा तो हो जाएगा ये 20%। तो हमें पता चला, सॉरी 20% नहीं, 20 अंक। ठीक है, ये 20 अंक हो गया। देखिए हमारा बात समझिएगा मैं। ठीक है, ये 20 अंक हो गया। तो जब हम जानते हैं कि सर 25% का वैल्यू हो गया 20, तो 100% बनाने के लिए हम कितना गुना कर देंगे, 4। इधर भी कितना गुना कर देंगे, 4। तो हमें पता चल जाएगा कि 80 अंक बराबर 100% हो जाएगा। हमसे पूछा क्या था कि परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, तक पूरा पूर्णांक हमेशा 100% होता है, इस बात को हम बता दिए। अर्थात मेरा आंसर हो जाएगा कितना, 80। लेकिन क्वेश्चन यही समाप्त नहीं होता। अगर हमसे पूछता है कि पास प्रतिशत कितना थे, बात समझिएगा, पासिंग प्रतिशत कितने थे, तो बात समझिएगा मेरा कितना होगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम 21% निकालेंगे, 21% निकालेंगे 80 का, तो 80 का जब हम 21% निकालेंगे, बात समझिएगा मेरा, 21% निकालेंगे तो 21% का मतलब क्या, 21/100 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये प्रतिशत रहेगा। ठीक, और प्लस कितना कर लेते हैं, 25, तो ये पासिंग मार्क्स आता है। बात समझिएगा हमारा। तो हम अगर 20 से काटेंगे तो 20 चौका 80 और 20 पचे 100। ठीक है, और 21 चौका 84, 84/5, ये हो जाता है 84/5। और 84/5 कहने का मतलब है कि अगर मैं दुगुना कर लेता हूँ दोनों तरफ, 2 से गुना कर लेता हूँ, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि 16.8 इधर आया। ठीक है, इनसे, और प्लस 25, यानी कि अगर हम जोड़ेंगे तो ये जितना भी आएगा 25 और 16 और 41.8 जो अंक है वो पासिंग नंबर है। कितना नंबर है जी, 41.8 जो मार्क्स है वो पासिंग मार्क्स है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पासिंग प्रतिशत पूछ लेगा तो आप ऐसे ही क्या करिएगा कि ये अंक जो है, बात समझिएगा हमारा, अंक जो है 25 अंक को आप प्रतिशत में चेंज करिए। ठीक है, तो हमें पता है, ये बात आपको समझ में आ रही है पक्का। मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान सुनिएगा, इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर हमसे पूछेगा कि पासिंग प्रतिशत बताइए भैया, पासिंग प्रतिशत कितना होता है, तो पासिंग प्रतिशत के लिए हमको पता है कि सर एक अंक लाने में अगर हम जानते हैं कि 80 अंक बराबर 100%, तो एक अंक बराबर हो जाएगा 100/80। ठीक है, 100/80।
तो सर हमको लाना है 25 अंक, तो 25 के लिए क्या हो जाएगा 100/80 और गुना कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अगर हम ये 0 से 0 काट दिए, 2 से काटेंगे तो 2 चौका, ये 2 चौका, ठीक है, और 2 पचे, 25 पचे 125, 125/4। अब इसको हम भाग करेंगे तो चरती 12 1, ये हो जाए ना 31, ये देखिए चरती 12 और 4 एकम 4, अब क्या हो जाएगा 1 0 1 0, तो 4 दूना 8, 2 0, 4 5 20, 31.25% इतना आ गया किसका, ये 25 का। तो अगर हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 31.25% और ये वाला 21 है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए ना जी। जब जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बात समझिएगा हमारा, 31 और 21, 31 और 21 जोड़िएगा तो आ जाएगा 52, यानी कि 52.25% पासिंग प्रतिशत है। कोई दिक्कत है जी? या तो आप मार्क्स यहाँ से डाल के निकालिए या यहाँ से डाल के निकालिए, बात बराबर है। देखिए मैं चाहता तो आपको एक क्वेश्चन बना करके आपको खुश करके वापस से भेज देता कि देखिए वो आपके लिए यही एनफ है, लेकिन नहीं, वास्तविकता के साथ आप बात करिए। एक क्वेश्चन नहीं पूछ सकता आपसे, बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना होते हैं, 4 क्वेश्चन पूछने की संभावना होता है, वो मैं चारों क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं परीक्षा में पूर्णांक कितना, मैक्सिमम मार्क्स पूछता है तो भी आप 80 ही बताते हैं। ठीक है, इन सभी बातों को आप ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ। ठीक है, बस चलिए आगे। बोल रहा है कि विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का अनुपात। देखिए विक्रय मूल्य मतलब आपको पता है कि सर विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है एसपी, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है सीपी, इनका अनुपात 7:11 दे दिया। इसका मतलब क्या है कि 11 का सामान खरीद के 7 में बेच दिए, तो हानि कितना का हो रहा है भाई, 4 का, कितना से 11 से। अब हम आपको बता चुके हैं कि 1/11%, 1/11 का मतलब होता है कितना परसेंट, 9.09, बस मिलेगा कितना होता है जी 9.09%। तो 4/11 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 से गुना कर लेंगे। तो 4 से जब हम गुना करेंगे तो 4 9 36, 4 9 36 यानी 36.36%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं है आपको, मैं आगे बढ़ूँ? ये बहुत अच्छी बात है भाई, इन सभी चीज़ों को याद रखिए, कुछ डेटा को आपको याद रखना जरूरी हो जाता है। ठीक है ना, जैसे कुछ डेटा क्या क्या याद रखिएगा कि 1/11 जो होता है 9.09% होता है। ठीक है, 1/9 जो होता है ये क्या होता है 11.11% होता है ना, और 1/4 जो होता है ये 25% होता है, 1/5 जो होता है ये 20% होता है ना, और क्या रखिएगा 1/8 याद रखिएगा 12.5%, चलिए आप लीजिए 1/8 12.5%। इन सभी चीज़ों को याद रखा करिए आप डायरेक्टली। मैं धीरे धीरे आपको और भी बातें बताऊंगा, एक्स्ट्रा बातें मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, तो आगे मैं बढ़ूँ, यहाँ तक समझ में आ रहा है? आ रहा है, चलिए ठीक है, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, अगर आप बनाएंगे ना तो फंस के रह जाइएगा, एकदम फंस के रह जाएंगे, कंफर्म मैं बता रहा हूँ। देखिए बोला क्या है कि 72,000 रुपए की मूल राशि पर 16% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए भाई एक तो तरीका है कि सर हमें पता है कि अमाउंट बराबर जो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 ठीक है, तो हमको पता है कि सर अमाउंट तो हो जाएगा सर अमाउंट में से, और ये अमाउंट बात समझिएगा हमारा, अगर ये अमाउंट है सर तो सी बराबर क्या हो जाएगा, बात समझिएगा सर, सी बराबर क्या होता है सर कि अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को घटा देते हैं, अर्थात p इंटू 1 प्लस r/100 में से अगर हम p घटा लेते हैं तो मेरे पास यही आ जाएगा। लेकिन क्या आप इतना कैलकुलेशन करने के लिए तैयार हैं भाई? मैं डेटा पुट कर देता हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मुझे उतना शौक नहीं है, मैं जो तरीका बताऊंगा वैसे आप बनाइएगा। ठीक है, अब बात समझिएगा हमारा, हम क्या करेंगे यहाँ से, हम क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सर p इंटू 1 प्लस, तो p का मान सर 72,000 है तो 72,000 हम भर दिए। ठीक है, 72,000 हम भर दिए। अब आगे बोला 1 प्लस r का जो मान है, r बोला है 16, 16/100 भर दिए। ठीक है, 16/100 की पावर 3 कर देते हैं, माइनस ये हो जाएगा 72,000। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा आप बना दीजिएगा। ठीक है, मुझे शौक नहीं है ऐसा सॉल्व करने का सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए मैं क्या करता है, मैं इस टाइप के क्वेश्चन में ये करता है, देखिए 2 साल के लिए जब होता है तो ऐसे निकालते हैं कि देखिए जब भी 2 साल के लिए, ये ध्यान रखिएगा कभी, जब भी 2 साल के लिए सीआई निकालने के लिए बात किया जाए, ठीक है, और रेट दे दे मान लीजिए कि a%, ठीक है, a% रेट दे दे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं a प्लस a गुने a/100, इस बात को ध्यान रखिएगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि अगर पहला साल में a% दे और दूसरा साल में b% दे, ठीक है, b% दे, तो हम क्या करते हैं a प्लस b प्लस ab/100%, ये मात्र हम 2 साल के लिए बता रहे हैं। लेकिन अगर 3 साल के लिए दे तो क्या करिएगा भाई, अगर हम 3 साल के लिए देगा तो बात समझिएगा, एक का देगा a%, दूसरा का देगा b%, तीसरा का दे दिया c%। हम अभी अलग अलग मान रहे हैं, मेरा मन अलग अलग मान सकते हैं हम बातों को, बात समझिएगा हमारा। तो अगर हम अलग अलग मानेंगे, हम ये कह सकते हैं कि सर इनसे जो निकलेगा ये निकलेगा। ठीक है, और हम इसको x मान लेते हैं, x%। अब हम क्या करेंगे, x% और c% को कर देंगे, यानी कि c प्लस x प्लस c x/100
प्रतिशत। कोई दिक्कत तो नहीं है। यही आपका ओवरऑल, ये ओवरऑल सीआई होगा, यानी कि 3 सालों का सीआई होगा। ठीक है, ये 3 सालों का सीआई होगा। देखिए इस तरीके से करना बहुत जरूरी हो जाता है भाई सक्सेसिव के लिए। ये बातें मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 22वां वीडियो है, 22वां वीडियो से पहले 21 वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। उन सभी में मैं इन सभी बातों को बताया हूँ। अगर आपको इतना भी जानकारी नहीं है तो फिर दिक्कत है भाई, आपको फाउंडेशन बैच लेना चाहिए। फाउंडेशन बैच एक बार करके तो जाके यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आप एक बार फाउंडेशन पढ़ चुके हैं तो आपको ये सब बातें समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे तो मेरा ये कहना है कि सर ये 16% है, तो हम कह सकते हैं कि सर 16 प्लस 16 प्लस 16 गुने 16 और बटा 100। ठीक है, तो हमको पता है कि सर ये 32 हो जाएगा। 32 प्लस 16 का स्क्वायर सर 256 होता है, और 256 को जब 100 से भाग करिएगा तो 2.56 होता है। कितना हो जाता है? 2.56। तो जब 2.56 करिएगा तो ये कितना आ जाएगा जी? 34.56%। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? 34.56% होती है। लेकिन अब जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा, जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो ये मात्र 2 साल के लिए है भाई, ये 2 ईयर के लिए है, 2 ईयर के लिए है। लेकिन हमको कितना चाहिए? हमको चाहिए 3 ईयर, 3 ईयर के लिए चाहिए। तो 3 ईयर के लिए चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक बार और 16 डाल देते हैं। तो सर 34.56 प्लस 16 प्लस 34.56 गुने 16 बटा में 100 कर देंगे। बात सुनिएगा हमारे, बटा में कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये आ जाता है लगभग 56% का। कितना परसेंट का? 56% का। ये क्या है? सीआई। ये 3 साल का सीआई आया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम सीधे क्या करेंगे कि इतना का यानी 72,000 का क्या करेंगे, 72,000 का 56% निकाल देंगे। तो मेरा जो आंसर आएगा ये 40,000 के आसपास आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये बात को ध्यान रखिएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं आगे चलो, चलता हूँ मैं आगे। देखिए आप लोग क्वेश्चन छोड़ के आते हैं भाई, क्वेश्चन छोड़ के मत आइए प्लीज। ठीक है, चलते हैं। अब नेक्स्ट है, एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। ठीक है, देखिए एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है, तो मान लेते हैं डी डिस्टेंस है। ठीक, ये इसका जो क्या बोला, एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है यदि इस दूरी का दुगना, ठीक है, इस दूरी का दुगना, तो इस दूरी का दुगना जब हम करेंगे तो 2D हो जाएगा। ठीक है, इस दूरी का दुगना 6 गुना समय में तय किया जाता है। मतलब पहले अगर 1 ले रहा था तो अब ये 6 टाइम ले रहा है। बात समझिएगा, ये टाइम 6 ले रहा है। अगर मैं ये बात बोलूं कि सर अगर यही डी डिस्टेंस जाता, बात समझिएगा, ये डी डिस्टेंस जाने में 1 ले रहा है तो यहाँ पे 2D डिस्टेंस जाने में सर 6 ले रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि डी डिस्टेंस जाने में कितना लेगा तो ये बता दीजिएगा कि सर ये डी डिस्टेंस अगर ये केवल जाता है डी डिस्टेंस तो सर ये 3 लेता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो हमें पता है कि जब यहाँ देखिएगा d बराबर होता है a इंटू टी, जब d कांस्टेंट होता है यानी कि समान होता है, ये बात हम बताते हैं कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड जो होता है टाइम का वो क्रमानुपाती हो जाता है। तो जब टाइम का अनुपात हो गया 1:3 तो स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:1। कोई दिक्कत है? 3:1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? हाँ पक्का। इन सभी बातों को आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। 3:1। मैं आगे बढ़ूँ, चलता हूँ मैं आगे। क्वेश्चन नंबर पे अब हम आ जाएंगे, कितना नंबर? 7 नंबर। बोला है कि गौरव शंभू से 4 गुना कुशल है। गौरव है और शंभू है। गौरव जो है शंभू से 4 गुना कुशल है, मैं लिख दिया। आगे बोल रहा है गौरव किसी कार्य को पूरा करने में शंभू से 67.5 दिन कम लेते हैं। गौरव, ये इफिशिएंसी का है भाई, ये इफिशिएंसी का है। ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? टाइम का रेशियो आ जाएगा 1:4। ऐसे क्यों? ये बात को ध्यान रखिएगा कि जब देखिए अब क्या होता है यहाँ पे टाइम, ये टोटल वर्क बराबर क्या होता है? इफिशिएंसी इनटू टाइम, इफिशिएंसी इनटू टाइम। जब टोटल वर्क कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? इफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, ये टाइम, तो आपको बताइए इफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगा? 1/टाइम। कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ पे इफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगा? इफिशिएंसी ये 1/टाइम। ये बात को ध्यान रखिएगा। इन्हीं सभी चीज़ों से मैं बताया हूँ आपको कि प्लीज़ आप बातों को ध्यान में रखिएगा आगे से। ठीक है, मैं आगे मिटाऊँ, इसको मिटाऊँ, चलिए मैं मिटाता हूँ इसे, ध्यान सुनिएगा। तो हम कह सकते हैं कि सर जब टोटल वर्क समान होता है तो इफिशिएंसी का उल्टा टाइम हो जाता है, इफिशिएंसी का उल्टा टाइम हो जाता है। सिंपल सी बात भाई, अगर आप जितना तेज काम करिएगा उतना कम समय लगेगा, जितना धीरे काम करिएगा उतना ज़्यादा समय लगेगा। और ऑब्वियसली सी बात है, तो जो तेज और धीरे है वो क्या है? एफिशिएंसी ही तो है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए तो बोला है कि 67.5 दिन कम लेते हैं। कौन लेता है कम? ये गौरव। तो हमको पता है कि सर 3 का वैल्यू हो जाएगा 67.5, 1 का वैल्यू सर कितना हो जाएगा? 1 का वैल्यू आ जाएगा 22.5। ठीक है,
क्योंकि 22.5 यही हो जाता है 67.5, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब हमें पता चला, अगर हमसे कोई पूछता कि बताइए गौरव इस काम को अकेले कितना दिनों में करता है, तो हम बता देते हैं 22.5, ठीक है। लेकिन अगर हमसे पूछता है कि कोई ये क्या नाम है इसका, सौरभ, शंभू, शंभू कितना दिन में काम करता है पूरा, तो पूरा काम करता है 2288, 88 और 2 88 और ये 2 90, 90 दिनों में काम करता है। अगर कोई पूछता है कि शंभू कितने दिनों में काम कर लेता पूरा, तो 90 दिनों में काम कर लेता भाई, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त नहीं होता है। हम पूछे हैं यदि वे दोनों मिलकर काम करते तो वो कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। याद करिए, अभी से पहले ऐसा ही क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 22.5 को बात समझिएगा हमारा, 22.5, ठीक है। और क्या करेंगे हम 90 का हम क्या निकालेंगे, और एलसीएम निकालेंगे। जब 22.5 और 90 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आ जाता है भाई, 90 आ जाता है, ठीक है। ये कटता है 4 बार में, ये कटता है 1 बार में, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 90 बटा ये 4 और 1 5, यानी कि 18 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। काम कंप्लीट हो गया मेरा 18 दिनों में, ऑप्शन नंबर 1 में। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, हाँ पक्का। देखिए मेहनत करते जाइए, बहुत मेहनत है। क्या बोल रहे हैं कि सर दिक्कत, देखिए दिक्कत का क्या बात है, बहुत मेहनत करिए भाई, भगवान देख रहे हैं ऊपर से, वो देंगे, पक्का देंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत देते हैं भगवान, है ना। बस आपको मेहनत करने की जरूरत होती है, जो आप जिस अकॉर्डिंग से मेहनत करेगा वैसा रिवॉर्ड मिलेगा आपको। आप सोचिएगा कि मैं बहुत कम मेहनत करूँ बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो जितना घिसेगा वो उतना निकलेगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि यदि P Q से 15% कम है। देखिए P जो है Q से 15% कम है, तो हमको पता है कि सर अगर Q 100 हो जाएगा तो P हो जाएगा 85, ठीक है। आगे बोल रहा है तो Q P से कितने प्रतिशत अधिक है, तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, 15 अधिक है, और कितना P से, तो P आ जाएगा 85, या गुना हो जाएगा 100, ये बात को ध्यान रखिएगा। 5 से काटेगा तो 5 15 आ जाएगा 17, ठीक है। 17 5 85, ये आ जाएगा 300/17, काटेंगे तो 17 एकम 17, ये 130, 17 7 19 से 17 समथिंग आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए कैलकुलेट पूरा नहीं करना है भाई, पूरा कैलकुलेट क्यों करेंगे, टाइम बचाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको जहां मिले वो आप मार के निकल जाइएगा, ठीक है। अप्रॉक्स में भी आंसर आए, लगे कि ये नजदीक आ गया, आप मार के निकल, एग्जैक्ट निकालिएगा तो टाइम पास होता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे चलूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए आपको एक बात मैं बता देता हूँ, ये बार वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये बार वाला क्वेश्चन कैसे, हम इसको देखिए 0.5555 ऐसे जब ये आते चला है तो इसको हम कह सकते हैं कि 0.5 के ऊपर बार है, ठीक है। और ये 0.333333, ठीक है, ऐसे चले जाए तो हम कह सकते हैं 0.3 के ऊपर बार है। क्या ये बात है आपको समझ में आ रही है। तो ये बार वाला क्वेश्चन है, ये ऐसे ना लिख करके, अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा दिखता, ये देखिए ये मैं मिटाया हूँ, जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पीछे जाकर, ठीक है। ये देखिए मैं इसको डायरेक्ट ऐसा लिखता, ऐसा लिख देता 0.5 के ऊपर बार, ठीक है, और प्लस 0.3 के ऊपर बार। तो क्या आप केस करवा देते हैं, क्या नहीं केस करवाते हैं। सेम बात है, सब कोई पढ़ाता है भाई, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आप समझिए बस, ठीक है। तो इतना बात समझने के बाद आपको ये बातें समझनी होगी कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये 5, और जब ये बार हटता है तो नीचे 9 आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 है, ठीक है, और जब बार हटाएगा तो नीचे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एलसीएम लीजिएगा, इन 9 का एलसीएम 9, और 5 और 3 8, यानी कि आंसर आ जाएगा 8/9, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन क्या मैं इतना ही बात दूंगा आपको ज्ञान, हाँ आपको विश्वास है कि मैं इतना ही पे खुश हो जाऊंगा, नहीं भाई, मैं इतना से खुश नहीं होता हूँ। मैं थोड़ा सा और भी बातें को बताऊंगा मैं। देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, देखिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम कह सकते हैं कि 0.a के ऊपर बार है, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं, ये a/9 कहलाता है, ठीक है। और हम कह देंगे कि 0.ab के ऊपर बार है, ठीक है। तो बार जब हटता है ना, ए बी के दोनों के ऊपर बार है तो ab/9 कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम कह देंगे कि 0.abc के ऊपर बार है, बताइए कितना हो जाएगा, हाँ 0.abc के ऊपर बार है तो abc/999 हो गया। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए क्या करें, अगर हम बताते हैं कि 0.ab के ऊपर केवल बार है, देखिए केवल b के ऊपर बार है, a खाली है, तो हम क्या करते हैं, पहले ये पूरा ab लिखते हैं, ये पूरा ab लिखती है, ठीक है। और जो नहीं, जिस पे बार नहीं है, तो किस पे, a पे बार नहीं है, तो a को हम घटा देते हैं, ठीक है, बटा, और जितना पे बार है उतना 9, और जितना पे बार नहीं है उतना 0। कोई दिक्कत है क्या, ये बात को समझिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है भाई ये बार वाला क्वेश्चन पर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सभी एक्स्ट्रा बातें हम बता रहे हैं, ठीक है, इन सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा आप अपने लिए, ठीक है। ये बातें बता रहे हैं, ठीक। अगर क्वेश्चन आ जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है, a b c, ये 2 पे के ऊपर बार है, तो क्या करेंगे, हम पहले पूरा लिखेंगे a b c माइनस, ठीक है, ये जिस पे बार नहीं है उसको घटा देंगे, बटा, ठीक है, जितना पे बार है उतना 9, ठीक है, और जितना पे बार नहीं है उतना 0। कोई दिक्कत है क्या। तो आज के बाद इन सभी क्वेश्चंस को बना लेंगे आप, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे बढ़ूँ,
ये 5 बातों को ध्यान रखें। जैसे कि एक एग्जांपल बोल रहा है, कौन चिल्ला रहा है भाई? एग्जांपल एग्जांपल, क्या एग्जांपल? हाँ, एग्जांपल चाहिए आपको? चलिए एग्जांपल मैं बता देता हूँ, चलिए बात समझिएगा बड़ा। तो हम कह सकते हैं कि बउआ आप बताए ना कि 0.43 के ऊपर बार है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? कोई बात नहीं, तब करेंगे 43 माइनस 4/9 जीरो, ठीक है। तो 43 में से 4 घटेगा तो 39/90, ठीक है। तो ये कटेगा सर 3 से, 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 39, 13/30। कोई दिक्कत है क्या? 13/30 हो गया आंसर भाई। इसी तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। मैं आगे बढ़ूँ, चलिए आगे बढ़ता हूँ, ठीक। आगे बढ़ूंगा तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएंगे हम। बोला है कि 3 संख्याओं x y z का औसत 54। देखिए भाई, आपको पता है कि सर अगर 3 संख्याओं, अगर मैं बोलता हूँ कि औसत, तो कभी भी याद रखिएगा कि औसत मैं तो ऐसे ही बताता हूँ ऑफलाइन क्लास में या फिर ऑनलाइन क्लास में भी मैं यही बता रहा हूँ कि कभी भी औसत जो होता है एक व्यक्ति पर होता है। ऐसे मोटा मोटी तौर पे याद रखिए, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। मतलब हम बोले कि आपके घर में औसतन 4 रोटी खर्च है, इसका मतलब क्या कि आपके घर के प्रत्येक मेंबर 4 रोटी खाते हैं, बस इतना समझिएगा। मैं बोल दिया कि आपके घर में औसतन 100 रुपये पर व्यक्ति खर्च है, मतलब कि हर एक आदमी पे 100 रुपया है। अगर आपके घर में 12 मेंबर है तो 12 गुने 100, 1200 रुपये खर्च हो जाएगा। अगर आपके घर में 6 मेंबर है तो 6 गुने 100, 600 रुपये खर्च हो जाएगा। ये अगर आपके घर में 4 मेंबर है तो 4 गुने 100, 400 रुपये खर्च हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है आपको? तो मैं आगे बढ़ता हूँ, देखिएगा। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो बोला है कि 3 संख्याएं x y z का औसत 54 है। x प्लस y प्लस z का औसत का मतलब क्या है? इन तीनों का, ये इन तीनों बटा 3 बराबर 54, ठीक है। हम क्या करेंगे कि x प्लस y प्लस z का वैल्यू कितना हो जाएगा? 54 ते 162 होता है भाई, आप याद, मुझे याद है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि x y z का औसत, देखिए x जो है y और z के औसत से 10 अधिक है। देखिए क्या बोला है, x जो है y प्लस z के औसत से बटा में दो, ठीक है, से 10 अधिक है, तो ये 10 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक इक्वेशन तैयार करते हैं। अगर हमें बटा में 1 करेंगे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या कि ये वाला 2 हो जाएगा, ये वाला 2, और ये हो जाएगा y प्लस z और प्लस में 20। कोई दिक्कत है क्या? ये z है जी, ठीक है ना, ये z है। यहाँ से कह सकते हैं, पहले यहाँ से इक्वेशन अगर हम तैयार करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, तो ये इक्वेशन ऐसे तैयार हो सकता है कि सर ये 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे अगर इसमें गुना होगा ना जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर ये नहीं रहेगा तो, ठीक है, 2x। तो कह सकते हैं कि 2x बराबर y प्लस z प्लस 20, ये कह सकते हैं। अब इसको यहाँ पे लेकर के आइएगा नीचे की ओर, इसको उठा के नीचे लेके आइएगा, तो ये क्या कह सकते हैं कि 2x, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको रखिए, अभी पहला इक्वेशन मान लीजिए उसको, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। ये हम इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे मैं इसको पहला इक्वेशन मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलो, अगर मैं आगे चलूंगा, बात समझिएगा मेरा, आगे चलूंगा तो बोला है कि y और z के औसत से 12 अधिक है। देखिए यहाँ पे y जो है, y और z के औसत से 12 अधिक है, ठीक है, 12/1 कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे जब हम चलेंगे तो एलसीएम 2 हो जाएगा, और ये y प्लस z प्लस ये 12 दूना 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, बस मेरे बाद ये बराबर y हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि 2y बराबर y प्लस z, ठीक है, और प्लस 24। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिएगा यहाँ पे, ये इसमें से इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा y माइनस, ये देखिए इसको इधर लेके आएगा तो y बराबर z प्लस 24। इस बात को समझिए भाई, ये मेरा दूसरा इक्वेशन आ गया। अब देखिए, ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन था। अब हम क्या करेंगे कि दूसरा इक्वेशन को पहला इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा है कि x और z के बीच का अंतर ज्ञात करें, ठीक है। तो x और z के बीच में अंतर ज्ञात करें तो हम क्या कर लेंगे भाई, ये y का मान हम z की जगह पे पुट, y का मान y की जगह पे पुट करेंगे। तो सर 2x, ठीक है, ये बात पहला में रखना है भाई, 2x बराबर जो दिया y बराबर क्या दिया, z प्लस 24, ठीक है, प्लस z, ठीक है, प्लस 20। कोई दिक्कत नहीं है आपको? हाँ। अब हम क्या करेंगे सर, ये यहाँ पे जब देखेंगे सर z और z 2z है, ठीक है सर, ये 2x बराबर 2z प्लस 44 हो गया, ठीक है। ये इधर लेके आएगा, देखिए 2x, हम कह सकते हैं 2x माइनस 2y बराबर 44। अगर 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस वाई, और 2 जाकर नीचे चला जाएगा तो 22 आ जाएगा, ठीक है। हम कह सकते हैं कि इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, x और z का। देखिए x z है जी, x y कैसे, ये z है ना जी, ये z है ना, ठीक है, तो है x और z का। हाँ, तो x और z का अंतर कितना आ जाएगा जी, x और z का अंतर 22 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है आपको? ये बातों को आप आराम से समझ में, सॉरी, ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, मुझे तो यही उम्मीद है। कोई दिक्कत नहीं है आपको? हाँ, मैं आगे चलूँ? चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, आप प्रयास कर दे तो पता चलता है। बोला है कि यदि 24, 28, 27, 23 d प्लस ई का औसत 29 है। देखिए
तब करते हैं क्या है कि कभी भी एवरेज बराबर जो होता है, मैं पीछे भी बताया था, बहुत बार बताया हूँ, अभी बता रहा हूँ कि एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल, यहाँ पे ध्यान से टोटल नंबर, ठीक है, ये क्या हम करते हैं, नहीं एवरेज बराबर सम, सम, ठीक है, सम और बटा टोटल नंबर टीएन, टोटल नंबर। तो बोला है कि 24, 28, 27, 23 डी और ई का औसत 29 है, तो औसत 29 है किसका किसका, 24, 28, 27, 23 डी और क्या है जी, ई, ठीक है, और टोटल संख्या कितना है जी, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे 29 छक्का कर लीजिए, ठीक है। तो हमको पता है कि देखिए अगर आपको 29 छक्का याद है तो ठीक है, देखिए ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखिए 29 छक्का आप या तो नहीं गुना मत करिए भाई, गुना करिएगा तो हम तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा। 29 छक्का देखिए ध्यान सुनिए, क्या मेरा एक तरीका है, अगर आपको 29 का टेबल नहीं आ जाए तो आप क्या करेंगे, हम इसको 30 मान सकते हैं, क्या ये 30 मान सकते हैं, 30 छक्के करते हैं तो 180 आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए माइनस से करते हैं, ये 29 को क्या कर सकते हैं, 30 - 1 इंटू 6 कर सकते हैं ना जी। ये 36 के 18 180 में से 6 घटा देते तो कितना हो जाता है बताइए, 174, ये 174 आ जाता है। 29 का 174 होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं आगे लिख दूँ, ठीक है, ये 174। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर वहाँ पे 28 रहता है तो 28 - 2 करके ऐसे कर सकते हैं, तो आपका जल्दी थोड़ा सा बन जाता है, ठीक है। तो देखिए नहीं तो आप 30 तक तो टेबल याद रखिए। तो 29 का आपको पता है कि 174 हो जाता है। अब क्या करेंगे हम, 24, 28, 27, 23 इन सभी को जो जोड़ेंगे, तो हमें पता है कि सर 24 और 28, 27 को जोड़िएगा तो देखिए पहले 2 को जोड़िए, 2 2 4 2 6 2 8, 8 का मतलब क्या 80, और 8 ये 80 कर ले, ठीक है, 4 और 8 12, 12 और 7 19, 19 और 3 22, ठीक है, इसका मतलब 22 जोड़ देंगे। तो 80 में जब आप 22 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 80 और 22 जोड़िएगा तो भाई कितना हो जाएगा, 102। ये ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको, ये 102 हो जाएगा, 102, ठीक है। आप प्लस डी प्लस ई हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि 174 में से जब 102 घटाएंगे तो सर ये 72 आ जाएगा, डी प्लस ई का मान। तो हमसे क्या पूछा, जब डी प्लस ई दोनों का मान 72 आ जाएगा तो इसका एवरेज निकालिए। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करता है, क्या बोला, डी और ई का औसत ज्ञात करें। तो औसत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, ये 2 है व्यक्ति तो 2 से हम भाग कर देते हैं, आंसर कितना आ जाएगा 3, ठीक है, और 6 अर्थात 36 9 72, मेरा आंसर 92 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, हाँ। मैं आगे चलूँ, ये बात को ध्यान रखिएगा। ये देखिए एवरेज का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको प्लीज़ ध्यान में रखना पड़ता है इन सभी बातों को, ठीक है। ये बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन था। देखिए बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। अब 8 का विभाज्यता का नियम से एकदम क्वेश्चन आता है। मैं इसलिए आपको बता दिया हूँ, विभाज्यता का नियम मैं पढ़ा चुका हूँ, जा करके आप देख लीजिएगा। तो बोला है कि निम्नलिखित में से 8 से विभाज्य नहीं है। तो आपको पता है कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या पता है कि लास्ट का 3 अंक कटना चाहिए, लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए, तभी वो जाके 8 से कटेगी। तो चेक करते हैं, हमको पता है कि सर लास्ट का 3 अंक ये कट गया, ठीक है, सर लास्ट का 3 अंक ये कटेगा नहीं कटेगा, यानी कि यही वाला आंसर होगा। ऐसे डायरेक्टली मैं टिक कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं आगे बढ़ूँ, हाँ मैं आगे बढ़ूँ, चलिए आगे बढ़ता हूँ। मैं जाके विभाज्यता का नियम देख लीजिएगा। बोला है कि अंकित मूल्य का 1/4, अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है, एमपी का 1/4, ठीक है। विग्रह मूल्य का एसपी का 2/3 के बराबर है। हम कह सकते हैं क्या, एमपी और बटा एसपी बराबर जो हो जाएगा 4 दूना 8 और बटा में कितना 3, बात समझिएगा 8/3। तो क्या बोला, छूट कितना का है भाई, 8 रुपए का अंकित था, 3 रुपए में बेच देते, छूट कितना का दे दिया, छूट दे दिया 5 रुपए का, और कितना से 8 पर, ठीक है, 5/8। अब एक बात ध्यान रखिएगा, आपको तुरंत अगर याद होता है 1/8 का मतलब होता है 12.5%, तो 5/8 का मतलब होता है 5 से गुना कर लेंगे, ठीक। तो हमें पता है 50, 25, 12, 50, 60 यानी कि 62.5% हो जाता है। कोई दिक्कत है क्या, तो 62.5% ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इन सभी डेटा को आपको याद करना पड़ता है, वरना बार बार आप गुना 100 करेंगे, बहुत बुरा बात है भाई। शुरू में मैं बता रहा था, अब नहीं बताऊंगा, अब आप अच्छे हो गए, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो बोला है कि 120 लीटर के मिश्रण में जल और दूध का अनुपात क्रमशः 5:7 है, मिल्क है, ठीक है, एंड वाटर का अनुपात है, ठीक है। जल और दूध, पहले जल बोला जी, जल मतलब पानी, जल और दूध, वाटर और मिल्क का जो अनुपात है वो बोला है 5:7 है। बोला है कि जल और दूध का अनुपात 1:1 करना है। फाइनली ये क्या करना है, 1:1 के अनुपात में कर देना, ठीक है। 1:1 के अनुपात में करने के लिए कितना जल मिलाना होगा, देखिए जी कितना जल मिलाना होगा, ये बात पूछा है कि इसमें कितना जल मिलाना, सॉरी ये वाटर है तो कितना जल मिलाना होगा। भाई बात समझिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए ना, बात समझिएगा हमारा, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन मिलावटी वाला आ जाए तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि क्या नहीं मिलाया गया। अब मान लीजिए आपके पास एक बोतल है, उसमें दूध और पानी है, और उसमें हम क्या किए, पानी मिला दिए, तो क्या दूध का जितना अमाउंट था उसमें कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। दूध का अमाउंट चेंज, अगर दूध पहले 2 लीटर था तो अभी भी उसमें 2 लीटर दूध है।
अगर मैं बोल दिया कि दूध है 2 लीटर, पानी है 3 लीटर, बात समझिएगा, टोटल 5 लीटर का आपका मिश्रण है, ठीक है। अब मैं बोल दिया कि 3 लीटर दूध डाल दिया, तो किस में प्रभाव नहीं चेंज होगा, किस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, पानी पे। पानी पहले जितना था उतना ही होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी मिक्सर एनालिसिस का जब क्वेश्चन बनाने चलेंगे, मिक्सर एनालिसिस बनाने चलेंगे, तो जो नहीं डाला जाता है, 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 उसे इक्वल करते हैं, इक्वल करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, इक्वल करते हैं। बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस बात को समझिए। तो हम क्या कर देंगे, हमको पता है कि सर 5 और 7 पूरा मिश्रण कितना था 120 का, तो 5 और 7 12, 12 का वैल्यू 120, 12 का वैल्यू कितना है जी 120 है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 10। ये 12 का वैल्यू 120 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। अर्थात शुरू में पानी जो था वो 50 लीटर था और मिल्क जो था, ये बात समझिएगा, वो 70 लीटर था, ठीक है। अब हमें पता है कि सर पानी मिलाया है, तो मिल्क पहले 70 था, तो अभी भी 70 होगा, तो 1 का वैल्यू 70 हो जाएगा। तो जब 1 का वैल्यू 70 हो गया तो इसका भी वैल्यू 70 हो जाएगा। तो पहले पानी 50 था, अब 70 हो गया था, कितना डाल दिया था जी पानी 20 लीटर, तब ना 70 होगा, तो x का जवाब है 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है। मैं आगे बढ़ूँ, हाँ, बहुत ईजी सा बात था, मिक्सर एनालिसिस का क्वेश्चन था। देखिए बोला है कि एक विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। कोई बात नहीं, एक विक्रेता जो है अपने सामान को क्रय मूल्य से, सीपी अगर उसका 100 रुपया होगा, ठीक है, तो एसपी जो होगा, सॉरी अंकित मूल्य यानी कि एमपी जो हो जाएगा उसका 140 होगा। देखिए जी, ये बोला है कि एमपी जो हो जाएगा ये 140 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बोला है कि अंकित करता है यदि वह 30% का छूट देता है। भाई 140 पे ये 30% का छूट दे दिया, तो 30% का छूट दिया तो पैसा लिया कितना, 70%। बात समझिएगा, 70% ये पैसा ले लिया, ठीक है। तो 70% पैसा दिया तो प्रतिशत से डबल जीरो काट देंगे, 1498 होता है। बात समझिएगा हमारा, यानी कि ये बेचा कितना में, 98 रुपये में बेच दिया, ठीक है। बात समझिएगा, ये 98 रुपये में बेच दिया, तो कितना परसेंट का लॉस हो गया भाई, तो हमको पता है कि 100 का सामान लिए थे, अब बेचे 98 में, यानी कि 2% का लॉस हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारा आंसर 2% का है, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत तो नहीं है आप, हाँ। देखिए यहाँ तक आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी, ठीक है। बहुत मेहनत करिए, बहुत मेहनत है ना। चले आगे, चले चला जाए, चलते हैं आगे, चलेंगे। जैसे ही आप आगे चलिएगा तो आपके पास हो जाता है क्वेश्चन नंबर 16 के पास हम आएंगे। कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 16। बोला है कि एक निश्चित राशि 2.5 वर्षों में साधारण ब्याज पे ये 1060 रुपए। देखिए जी, ये बात आप समझिए प्लीज, ठीक है, ये बात बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए एक और बात मैं बता देता हूँ। मैं बार बार बताता हूँ कि देखिए मेहनत बहुत करिए, बहुत मेहनत करना होता है ना। भगवान ऊपर से देखते रहते हैं कि क्या है नहीं है ना। मेहनत बहुत ज़रूरी है, मेहनत इतना करिए कि भगवान को भी ना लगे कि भाई ये लड़का ना बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है। वो पक्का पे कृपालु हो जाएंगे, पक्का एकदम। उनको लगेगा नहीं ये लड़का बहुत मेहनत किया है, लड़की बहुत मेहनत की है, मैं इस पे थोड़ा सा आशीर्वाद दे देता हूँ। और भगवान पे तो एकदम अटूट विश्वास रखें। मेरा मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ आप थोड़ा आस्था पे भी विश्वास रखें, ताकि आपको लगता है ना कि आप सुपर पावर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कितना भी एफर्ट मार लेंगे, जब तक वो नहीं चाहेंगे नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपने मेहनत के साथ साथ थोड़ा मंदिर वंदिर जाया करिए, है ना। बहुत बेहतर स्थिति में आप आ जाएंगे, बहुत बेहतर स्थिति, इतना अच्छा स्थिति कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। चलिए, तो मेरा ये कहना था भाई साहब कि एक निश्चित राशि 2.5 वर्षों में साधारण ब्याज पर 1060 रुपए, और एक वर्ष में देखिए प्रिंसिपल कोई होगा, ठीक है। और ये क्या करता है, एक वर्ष में, ये एक वर्ष में कितना हो जाता है, एक वर्ष में 1000 रुपया हो जाता है, 1000 रुपया हो जाता है। फिर बोल रहा है कि 2.5 वर्षों में, यानी कि अगर एक वर्ष यहाँ लगा, यानी कि एक 1.5 वर्ष और जोड़ दीजिए, तब तो हो जाएगा ये 2.5 साल टोटल, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक टोटल 2.5 साल हो गया। तो बोल रहा है कि 2.5 वर्षों में ये 1060 रुपया हो जाता है। तो भाई एक बात बताइए हमको, हमें पता चला कि ये 1.5 साल में कितना रुपया बढ़ाया है, 60 रुपये बढ़ाया है। बात समझिएगा हमारा, जब 1.5 साल में 60 रुपये बढ़ाया है, बात समझिएगा हमारा, जब 1.5 साल में ये 60 रुपये बढ़ाया है, तो एक साल में कितना बढ़ाएगा जी, 40 रुपये बढ़ाएगा। एक साल में कितना बढ़ाएगा, 40 रुपये बढ़ाएगा। बात समझिएगा हमारा, तो जब एक साल में कितना बढ़ा देगा, 40 रुपये बढ़ा देगा। यहाँ तक बात समझ में आई आपको, बहुत अच्छे ढंग से। आपको जब पता चला कि एक साल में 40 रुपये बढ़ाया है, तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि प्रिंसिपल बताएं, तो प्रिंसिपल हो जाता है 960। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 960 में जब हम 40 जोड़ेंगे तभी जाके 1000 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए दो ही क्वेश्चन पूछता है इसमें, प्रिंसिपल और रेट। आपसे इसमें क्या पूछ दिया, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। रेट पूछता है आपसे, रेट भी पूछ दिया, तो रेट प्रतिशत के लिए क्या करते हैं हम बोले हैं कि एक साल का एसआई, ठीक है, बटा प्रिंसिपल और गुना 100 कर लीजिए। तो एक साल का एसआई कितना होता है जी, 40 होता है, ठीक है। और बटा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब कितना होता है जी, 960, ठीक है, और गुना कितना हो जाएगा 100, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, 100% जो भी है, ये देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है।
4 से काटेंगे तो 4 दूना 4 चौका 16, 24 हो जाएगा। 100/24 का मतलब क्या हो जाएगा जी? 100/24 का मतलब हो जाएगा 24 चौका 96, 4 दशमलव समथिंग, 4 से ऊपर ऑप्शन है किसी में? हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है आपको? देखिए भाई, यहाँ तक आपको बहुत बेहतरीन समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है आपको? मैं आगे चलूँ? हाँ ठीक, यहाँ तक बहुत बेहतरीन समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट में चलता हूँ। नेक्स्ट चलो, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछता है, इस बात को याद रखिएगा। बोला है 17,600 रुपए की राशि राजा और राम और मोहन में क्रमशः 6-7, राजा, ठीक है, राम और मोहन, ये 3 लोग था जी, ठीक है ना। इन तीनों ने पैसा बांटा, ये 6, ये 7 और ये 9 के अनुपात में, ठीक है, वो अनुपात में विभाजित किया जाता है। मोहन का हिस्सा कितना मिला? भाई मोहन कहाँ पे है? मोहन जी है 9 पे, ठीक है, 9 पे है, यानी कि जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल होगा तो देख लेते हैं, 7 2 9, एक ये वाला आंसर है। 8 4 12, ये नहीं होगा। 5 6 5 11, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मेरा आंसर ए हो गया। काहेला हम पूरा बनाएंगे भाई? पूरा बात हम नहीं जानते हैं। हो गया आंसर सीधे 9 का मल्टीपल। क्यों? अगर हमसे पूछता है कि राम का, तो 7 का मल्टीपल, राजू तो 6 का मल्टीपल, ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन। ये बेसिक से बनाना तो बना लीजिए। देखिए क्या बोला है, 9 7 16, 16 6, 16 6 22। अब 22 का वैल्यू दे दिया है 176, 22 का वैल्यू कितना दे दिया? 176। तो हमें पता चला कि एक का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 176 पे डबल जीरो है ना जी। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? ये 22 8 होता है 176, यानी कि एक का वैल्यू हो जाएगा 800। तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 8 7200। कोई दिक्कत है क्या? 800 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 8 7200। हो गया आंसर में, कोई दिक्कत तो नहीं। ये बेसिक भी मैं बता दिया, एडवांस भी बता दिया। मैं आगे चलूँ? हाँ मतलब ट्रिक। चलिए नेक्स्ट। बोला है 18 नंबर के एक समचतुर्भुज के वर्ग विकर्णों, विकर्ण का अनुसार 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सम, एक और बात, 2D और 3D पे मैं एक कंप्लीट वीडियो लेकर के आऊंगा, टेंशन मत लीजिए, मेंसुरेशन का पूरा मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, आप टेंशन नहीं लेना ज्यादा। हमें पता है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण का अनुसार 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमें पता है कि सर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2 होता है, ठीक है, ये होता है एरिया चतुर्भुज का, ठीक है, एरिया ऑफ चतुर्भुज, ठीक है। तो हमारा कहना है कि 1/2, d1 का मान सर 10 दिया है, d2 का मान सर 30 दिया है। सर हमको पता है 2 5 हो जाएगा, 3 5 15, यानी कि 150 हो जाएगा, ठीक है। 150 मेरा आंसर कहाँ है? 150 यहाँ पे, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी यूनिट्स हो, जब भी एरिया आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब में होता है, वैसा नहीं सेंटीमीटर, जो यूनिट रहता है उसके साथ क्यूब रहता है। मैं आगे चलूँ, इन सभी बातों का समझ पा रहा हूँ। देखिए क्या बोला, बोला मान ज्ञात करिए 14, ये आपको पता है बोर्ड मास में बढ़ा चुका है, 21 वीडियो तक मैं बता चुका हूँ, बोर्ड मास जाकर के आप देख लीजिएगा, मेरा एक वीडियो भी पड़ा हुआ है बोर्ड मास का। तो इन सभी बातों को मैं मान के चलता हूँ कि आप जाकर के बोर्ड मास का मेरा वीडियो देख लेंगे, अगर आपको नहीं आता है बोर्ड मास का तो, ठीक है। ठीक है क्या? तो बोला है मतलब ब्रैकेट का काम करते हैं, तो 7 डिवाइड बाई 4, ठीक है, गुना 14 माइनस 3, ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ पे पहले इसका काम करेंगे ना भाई, 7 डिवाइड बाई 4 का, तो ये क्या करेंगे 14 माइनस 3 गुने 7 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो कह सकते हैं 17 21/4, कोई दिक्कत तो नहीं है, 21/4। देखिएगा यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं 21/4। अब 21/4 को हम क्या कर सकते हैं? 21/4 को हम क्या कर सकते हैं? देखिएगा इसको हम कह सकते हैं कि 4 5 20, ठीक है, अब 0.25, ठीक। अब 14 में से जब 5 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, बस समझिएगा हमारा 9। लेकिन इसको कह सकते हैं कि 8.75, इसको इसमें से 14 में से जब 5.25 घटाएगा तो आंसर आ जाएगा कितना? 8.75, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। कभी भी क्या करिए, ध्यान सुनिएगा, मैं घटाने का तरीका बताता हूँ आपको, ठीक है। हमको घटाना था 14 में से 5.25, सबसे पहले 14 में से 5 घटा दीजिए तो 9 आ गया। अब 9 में से 2.5 घटाना है, तो एक और अंक पीछे चले जाइए, तो 8 में से आपको पता है 8 हो गया, तो 8.75 आ जाएगा, क्योंकि 8.75 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.25 आ जाएगा, 9। कोई बात, इतना आता है आपको। ये देखिए बहुत अच्छा तरीका है, इसको बता देता हूँ मैं। 11.1/2 है, 12.1/2 है, और 13.1/2 है, ठीक है, और 14.1/2 है। आप देख लीजिए आप किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। आप एक बार रोक करके आप बना लीजिए, फिर आप वापस से आकर के देखेंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही आप वापस से आएंगे तो बात समझिएगा हमारा, ये कैसे मैं बनाऊंगा, देखिएगा। ये पूर्णांक वाला ना आप एक साथ जोड़ लीजिए, 11 12 13 और 14 जुड़िएगा यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे 11 और 12 जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी? 23, 23 और 13 जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी? 36, 36 और 14 जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी? 36 14 40, बात समझिएगा 40, ठीक है। और ये आधा और आधा जुड़ेगा तो 1 41, और ये आधा और एक आधा जुड़ेगा तो 1, यानी कि 42, यानी कि 1 और 1, यानी कि आंसर हो जाएगा 42। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, कोई दिक्कत तो नहीं। 42 तो ऑप्शन में है ही नहीं भाई, कोई गलती तो नहीं करते। 11 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 1 1 2 1 3 और 1 4, ठीक है। और यहाँ पे कितना था? 1 मिनट सोचो, मैं फिर से कर लेता हूँ, थोड़ा हच पच हो जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है प्लीज। ये छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत जल्दी में मैं गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं। यहीं पे कर दूँ क्या? देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है।
ये अब पता नहीं आप किस तरीके से बनाएंगे, लेकिन मेरा अप्रोच देखिएगा। मेरा कहना है कि ये 11 है, ठीक है, 11 है, ठीक है, ये है 12, पास में गया। तो 11 12 करेंगे तो 23, 23 और 3, 23 और 3 26, 26 और 10 36, 36 और 4 40, 40 10 50, 50 और ये बनाएगा एक 51 और ये बनाएगा एक 52, ठीक है, 52 मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ये अब लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया है, ये थैंक यू वाला बात आ गया। थैंक यू भाई इसलिए क्योंकि आप मेरे साथ ले रहे हैं, यहाँ तक आप हम पे विश्वास कर रहे हैं, है ना, और यहाँ तक मेरे साथ लगातार कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मैं लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुँचाइए। हमारा 1K का एक लक्ष्य है कि 1K जितना जल्दी हो सके 1000 तक हम लोग पहुँच सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।